बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 10, जिसका नाम है किशोरावस्था की। और तो बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं और इन परिवर्तनों के लिए कौन से हार्मोन जो हैं उत्तरदायी होते हैं। ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि मनुष्य के अंदर संतति का लिंग निर्धारण जो है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण किस प्रकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। पहला प्रश्न है हमारा, किशोरावस्था कौन सी आयु की अवस्था है। तो बच्चों, किशोरावस्था जो है वो 11 वर्ष से लेकर 18 अथवा 19 वर्ष की अवस्था जो है वो किशोरावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हार्मोन किसे कहते हैं। तो बच्चों, हार्मोन जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है और ये अपना स्राव जो है सीधे रुधिर में प्रवाहित करती है। वहाँ से ये हार्मोन जो है अपने लक्ष्य स्थल तक रुधिर के द्वारा पहुँचते हैं, रुधिर में प्रवाहित होते हैं और फिर अपने लक्ष्य स्थल तक पहुँच जाते हैं। तो बच्चों, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है संतति का लिंग निर्धारण, यानी कि मानव में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो लड़का है या लड़की है, इसका निर्धारण किस प्रकार होता है। बच्चों, आपने घरों में भी जो कोई गर्भवती महिला होती है उसके आसपास जो महिलाएं होती है वो बात करती है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये जो सूचना है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ये कहाँ पर होती है। ये सूचना जो निषेचित अंडाणु है उसके अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है उसके अंदर ये संदेश छुपा होता है। बच्चों, जो कोशिका होती है तो कोशिका के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक में कुछ धागे नुमा संरचना उपस्थित होती है। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है गुणसूत्र। क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र जो है इसके अंदर जो है इस कोशिका की सभी आनुवांशिक सूचनाएं छुपी होती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो मनुष्य है उसकी प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से क्या होता है, जो 22 जोड़े हैं वो होते हैं कायिक गुणसूत्र, जबकि 2 गुणसूत्र, या हम कह सकते हैं कि जो एक जोड़ी है, या तो हम क्या कहेंगे उसे 2 गुणसूत्र कह सकते हैं, या फिर जो एक जोड़ी गुणसूत्र है वो क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम X और Y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो लिंग गुणसूत्र हैं ये मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं। किस प्रकार से करेंगे बच्चों, अगर हम बात करें नर में, तो नर में जो है वो गुणसूत्र का, लिंग गुणसूत्र का X और Y जोड़ा पाया जाता है, यानी कि इसमें एक X गुणसूत्र होगा और एक कौन सा होगा, Y गुणसूत्र होगा। जबकि मादा में अगर हम देखें तो मादा में दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, X गुणसूत्र होते हैं। तो क्या कहेंगे हम कि स्त्री में तो 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि जो पुरुष है उसमें क्या होता है, एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। अब लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चे का लिंग किस तरह से निर्धारित हो रहा है। तो क्या होगा कि जो नर है उसके अंदर 2 प्रकार के शुक्राणु होते हैं, एक X होते हैं और एक Y होते हैं। जबकि जो मादा है या स्त्री है उसमें 2 गुणसूत्र कैसे ही होंगे, X और X, यानी कि अंडाणु जो है वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा X गुणसूत्र वाला ही होगा। जबकि अगर हम शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु 2 प्रकार के होंगे, एक तो X गुणसूत्र वाले हो सकते हैं या फिर Y गुणसूत्र वाले हो सकते हैं। अब आगे की प्रक्रिया जो है उसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए शुक्राणु जो हैं वो Y भी हैं और X भी हैं, यानी कि कुछ शुक्राणु के अंदर X गुणसूत्र उपस्थित है और कुछ शुक्राणु में Y गुणसूत्र उपस्थित होता है। जबकि अंडाणु कैसा होगा, अंडाणु हमेशा X गुणसूत्र वाला ही होता है। तो यदि मान लीजिए शुक्राणु जो है वो Y गुणसूत्र वाला है और उसने अंडाणु के साथ में संलयन किया है, तो जो युग्मनज होगा उसमें क्या होगा, गुणसूत्रों का XY जोड़ा उपस्थित होगा, यानी कि ये Y और ये X मिलकर क्या बना लेंगे, XY जोड़ा बना लेंगे। और ये जो XY जोड़ा है ये क्या निश्चित करेगा कि जो होने वाला बच्चा है वो क्या होगा, नर होगा, यानी कि लड़का होगा। जबकि अगर हम
इसमें देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो शुक्राणु है वो कौन सा है, X गुणसूत्र वाला है और उसने अंडाणु के साथ में संलयन किया है और जो युग्मनज बना है उसमें क्या होंगे, उसमें X गुणसूत्र उपस्थित होंगे। तो ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या निर्धारित करते हैं कि होने वाला बच्चा जो है वो क्या होगी, लड़की होगी यानी कि मादा होगी। तो इस तरह से जो है मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो लिंग का निर्धारण है वो किससे हो रहा है, शुक्राणु के द्वारा हो रहा है, यानी कि जो पुरुष है उसके द्वारा जो है इस लिंग का निर्धारण हो रहा है कि वहां से X शुक्राणु आ रहा है या Y वाला शुक्राणु आ रहा है। तो बच्चों किसी भी प्रकार से जो है उस बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए माँ जो है वो उत्तरदायी नहीं होती है। कौन है उसका पिता उसके लिए उत्तरदायी है कि वहां से जो है X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ में संलयित हुआ है या फिर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ में संलयित हुआ है। तो किसी भी प्रकार से जो है माँ को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो बच्चों ये तो हो गया मनुष्य में लिंग का निर्धारण। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है वो, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। तो बच्चों हमारे जो शरीर है उसमें बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। हमने बात की थी कि जो वृषण और अंडाशय है वो भी क्या है, एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो वृषण से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और जो अंडाशय है उससे स्त्री हार्मोन या एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो इन लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी हैं जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो है कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, तो सबसे पहले आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है, यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कहाँ पर होती है ये, मस्तिष्क के अंदर जो है स्थित होती है। ये क्या कार्य करती है कि ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है जो हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो ये पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन का स्रावण करेगी जिससे शरीर जो है उसकी सामान्य वृद्धि हो पाएगी। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। ये बच्चों कहाँ पर स्थित होती है, देखिए चित्र में, ये जो है हमारे गले में स्थित होती है। गले में यहाँ पर जो है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और ये जो थायराइड ग्रंथि है इससे हार्मोन कौन सा निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो इससे स्रावित होता है। और यदि किसी कारणवश इस थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण जो है वो रुक जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों, गाइटर नामक रोग जो है उत्पन्न हो जाता है जिसमें गला जो है वो फूल जाता है। ये किसकी कमी से हो रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हो रहा है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित हो रहा है, थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट ग्रंथि देखते हैं, नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर है, ये देखिए, ये जो है हमारी आहार नलिका का एक भाग होती है और इससे जो है कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, इससे हो रहा है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। बच्चों जब कभी भी शरीर में इस इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, किसी कारणवश अग्नाशय ग्रंथि ने इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करना रोक दिया है, तो इसकी वजह से जो है हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि क्या हो जाता है, डायबिटीज मधुमेह नामक रोग हो जाता है। चलिए अगली ग्रंथि देखते हैं। अगली है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जो वृक्क होते हैं इसके ऊपर जो है टोपी नुमा आकृति में ये पाई जाती है। दोनों वृक्क के ऊपर जो है दो एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ये एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। कौन सा हार्मोन है बच्चों, एड्रिनलिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये जब कभी भी हम क्रोध में या चिंता में या भय में होते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा रक्तचाप है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि क्या होगा, जब भी कभी हम टेंशन में आए हैं या फिर गुस्सा हमें आ रहा है तो जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसके संयोजन का कार्य कौन करता है, ये एड्रिनलिन हार्मोन। बच्चों जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या है, एक मास्टर ग्रंथि है। वो क्या करती है, जो एड्रिनलिन ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है या फिर जो थायराइड ग्रंथि है उनके हार्मोन का नियंत्रण भी करती है। यानी कि ये जो पीयूष ग्रंथि है इससे जो हार्मोन स्रावित हो रहा है वो नियंत्रण करेगा कि कब थायराइड ग्रंथि को अपना स्राव प्रारंभ करना है और कब जो है एड्रिनल ग्रंथि को अपना स्राव प्रारंभ करना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में
कि कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। बच्चों हमने पढ़ा था कि जो कीट है या फिर मेंढक है, इनमें जो लार्वा है वो धीरे धीरे जो है परिवर्तित होता हुआ वयस्क में रूपांतरित होता है, और ये जो परिवर्तन है ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कायांतरण कहलाता है। जैसे कि हम देखें कीट में तो अंडे से क्या निकलेगा? लार्वा निकलेगा, और वो लार्वा प्यूपा में बदल जाएगा और रूपांतरित होकर वो किस में बदलेगा? वयस्क में बदल जाएगा। मेंढक में अगर हम बात करें तो अंडा जो है उससे कौन निकलता है? टेडपोल निकलते हैं, लार्वा निकलता है, और लार्वा जो है कायांतरण के द्वारा जो है वो वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। तो बच्चों ये जो कायांतरण की प्रक्रिया है इसको कौन नियंत्रित कर रहा है? इसको भी नियंत्रित कर रहे हैं हार्मोन। तो जो कीट होते हैं उनमें इसका नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है। जबकि अगर हम मेंढक में देखें तो मेंढक के अंदर जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो इस कायांतरण का नियंत्रण करता है। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कब कार्य करेगा? जब जो जल है जिसके अंदर टेडपोल उपस्थित हैं उस जल के अंदर अगर आयोडीन की मात्रा पर्याप्त है तो क्या होगा? ये थायरॉक्सिन हार्मोन अपना कार्य करेगा, और जो टेडपोल है वो किस में बदल जाएगा? वयस्क में बदल जाएगा। लेकिन यदि उस जल में आयोडीन की मात्रा जो है वो पर्याप्त नहीं है तो ये जो टेडपोल हैं ये वयस्क में रूपांतरित नहीं हो पाएंगे, उनकी वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। तो इसलिए ये जो हार्मोन है ये इस कायांतरण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा टॉपिक जननात्मक स्वास्थ्य है। बच्चों हमने पढ़ा कि जो किशोरावस्था है ये मनुष्य की जो है एक बहुत ही विशेष अवस्था होती है। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, उसका वृद्धि और विकास जो है वो तीव्र गति से हो रहा है, और बच्चा जो है वो जनन क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो इस अवस्था में उस बच्चे का स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ रहना उसका बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अब क्या होगा? यदि वो बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसका जो वृद्धि और विकास है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो बच्चों स्वास्थ्य क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो है या व्यक्ति जो है कायिक और मानसिक विसंगति से मुक्त रहे, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिजिकली और मेंटली जो है वो बच्चा एकदम फिट रहे, तो वो क्या कहलाता है? वो उसका स्वास्थ्य कहलाता है। तो हमें स्वास्थ्य जो है वो क्या है? पहला सुख निरोगी काया, यानी कि सबसे पहला सुख क्या है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। तो बच्चों ये कैसे स्वस्थ रहेगा? इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? संतुलित आहार करना चाहिए, यानी कि जो हमारा खान पान है उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पोषक पदार्थ हैं वो पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं या नहीं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई का भी जो है हमें नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें पर्याप्त शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, यानी कि हमें जो है खान पान के साथ साथ अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक व्यायाम है, वो भी जो है पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। तो बच्चों अब जो किशोर अवस्था है इसमें हमें कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो वृद्धि और विकास है वो ठीक प्रकार से हो पाएगा। तो जो किशोर बच्चे हैं उनकी पोषण की आवश्यकताएं जो है वो भी इस उम्र में अलग होती है। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है इसमें वृद्धि और विकास जो है वो तीव्र गति से हो रहा है, तो इसलिए जो खान पान है उसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पोषण जो है वो हमें पूरा संतुलित मात्रा में लेना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि हमें इस अवस्था में क्या करना है? संतुलित आहार लेना है। अब संतुलित आहार क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज ये सब क्या हो? पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, यानी कि सभी पोषक पदार्थ जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। अब बच्चों क्योंकि ये जो अवस्था है किशोर अवस्था ये वृद्धि और विकास की अवस्था है, तीव्रता से इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसलिए इस अवस्था में जो है शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना है? अपने खान पान का जो है विशेष ध्यान रखना है। अब हमें क्या खाना चाहिए बच्चों? तो अगर हम देखें कि जो रोटी, चावल, दाल और सब्जियां यानी कि जो हमारा भारतीय भोजन है वो अपने आप में क्या है? एक संतुलित आहार है। इससे क्या हो रहा है? हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ये सब चीज़ें जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ फल जो हैं उससे भी क्या हो रहा है? हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं, तो ये भी क्या करना है? हमें इनका भी जो है उचित मात्रा में सेवन करना है। इसके अलावा जो लोह तत्व है यानी कि आयरन है ये क्या करता है? हमारे शरीर में नए रुधिर का निर्माण करता है, यानी कि रुधिर के निर्माण के लिए जो है आयरन बहुत आवश्यक होता है। ये किस किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इन सब में क्या मिलता है? आयरन
मिलता है। तो जब हम ये चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में आयरन भी मिल पाएगा। तो बच्चों आप चित्र में देख सकते हो हमें क्या क्या खाना है, हरी सब्जियां खानी है, अनाज खाने हैं, फल खाने हैं और दूध एवं अंडे। तो बच्चों दूध जो होता है वो भी अपने आप में एक संतुलित आहार होता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो माँ का दूध पीते हैं और उसी से जो है उनकी पूरी पोषण की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो दूध क्या है, अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो बच्चों ये सब जो खाद्य पदार्थ हैं इनका सेवन जो है हमें पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो है उनका सेवन हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि ये पदार्थ जो होते हैं ये खाने में स्वादिष्ट तो होते हैं लेकिन इनमें पोषक पदार्थ जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। तो क्या हो रहा है कि इनको खाने से पेट तो भर रहा है लेकिन हमारे शरीर की जो पोषण की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो हमें जो है इनका नियमित सेवन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, फल है, इनका सेवन करना चाहिए। जबकि जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन हमें कम करना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वच्छता। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो किशोरावस्था होती है उसमें तेल और श्वेत ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यानी कि जो ऑयल ग्लैंड है वो अधिक सक्रिय हो जाती है, पसीना जो है वो भी अधिक आता है। इससे क्या होता है कि इस अवस्था में जीवाणु संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारे शरीर से गंध आने लगेगी। तो हमें जो है अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, शरीर की साफ सफाई का जो है विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो लड़कियां हैं उनको अपने ऋतुस्राव के समय जो है साफ सैनिटरी नैपकिन का या फिर घर पर जो पैड बनाया गया है उसका उपयोग करना चाहिए और इसे आवश्यकता के अनुसार जो है हर 4-5 घंटे में इसे बदलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जीवाणु संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और आगे जो है हम किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है इस उम्र में शरीर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला हमें क्या करना चाहिए वो देखते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक व्यायाम। तो बच्चों ये जो उम्र है इसमें क्या हो रहा है, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों की वजह से जो इस उम्र के किशोर किशोरियां हैं उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस तनाव को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताज़ी हवा में टहलना चाहिए, खेलना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा शरीर जो है चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ बना रहे। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो लड़के और लड़कियां हैं उन्हें बाहर टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और बाहर खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घर पर बैठकर जो है वीडियो गेम खेलें या फिर कैरम बोर्ड खेलें। हमें वो खेल खेलने चाहिए जिसमें क्या हो, शारीरिक सक्रियता अधिक हो, हम फिजिकली जो है उसमें ज़्यादा एक्टिव हो पाएँ। तो ऐसे खेल हमें खेलने चाहिए। इसके अलावा बच्चों ये जो अवस्था है इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो इसके कारण हम तनाव में आ जाते हैं। तो हमें जो है इस अवस्था में बिल्कुल तनाव मुक्त और भय मुक्त रहना है। तो इसमें हमारी कौन मदद करेगा, जो शारीरिक व्यायाम या योगा है वो हमारी इसमें मदद करेंगे। तो हमें क्या करना है, नियमित रूप से जो है व्यायाम करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं। बच्चों ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं इस उम्र में हो रही है, किशोरावस्था में हो रही है, तो ये सब क्या है, इनका एक वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक तर्क है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां फैली हुई है। क्यों फैली हुई है, वो अशिक्षा के कारण जो है ऐसी भ्रांतियां फैली हुई है, जिनका कारण जो है लोगों को पता नहीं है। जैसे कौन कौन सी भ्रांतियां हैं अगर हम देखें तो इसमें है ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। ऐसी कोई भी बात नहीं होती है बच्चों। यदि मान लीजिए कोई लड़की जिसको ऋतुस्राव हो रहा है, यदि वो इस समय में किसी लड़के को देखेगी तो वो गर्भवती नहीं होगी, क्योंकि बच्चों अब आप समझ चुके हैं कि जो गर्भ धारण है वो किस प्रकार से होगा, जब शुक्राणु जो है वो अंडाणु के समीप आएगा, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा, तभी निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यानी कि जो कथन है ये बिल्कुल ही गलत है। अगला देखते हैं हम कि संतान के लिंग निर्धारण के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा था संतान में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, वो शुक्राणु में जो गुणसूत्र उपस्थित है उसके द्वारा इस लिंग का निर्धारण हो रहा है। तो बच्चों हमें पता चल गया कि किसी भी प्रकार से संतति के लिंग निर्धारण के लिए उसकी माँ उत्तरदायी नहीं होती है। नेक्स्ट है
ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। तो बच्चों, ऋतुस्राव क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या हो रहा है कि जो अनिषेचित अंडाणु है वो शरीर से बाहर निकलता है, और इसी के साथ साथ जो गर्भाशय होता है इसका जो मोटा स्तर है वो अपनी रक्त वाहिनियों के साथ में झड़ जाता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, लड़कियों में ऋतुस्राव होता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि लड़कियां जो है रसोई में नहीं जा सकती है। तो ये सब बातें क्या है बच्चों? ये असत्य बातें हैं, भ्रांतियां हैं। तो हमें क्या करना है कि इन सब बातों का खंडन करना है, क्योंकि इनके पीछे के वैज्ञानिक तर्क को जो है आप अच्छे से समझ गए हैं। तो ये जो बातें हैं इनका कोई भी आधार नहीं है। तो हमें क्या करनी है बच्चों? इन बातों में विश्वास नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नशीली दवाओं ड्रग्स का निषेध करें। तो बच्चों, ये जो किशोरावस्था है ये बहुत ही तनाव की अवस्था होती है। इतने सारे शारीरिक परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं। तो क्या होता है, इस उम्र में तनाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो हमें ऐसी सलाह देते हैं कि हम क्या करें कि ये जो ड्रग्स हैं इनका सेवन करें। तो इससे क्या होगा कि हमें जो है अच्छा और तनाव मुक्त महसूस हम करेंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों? इसके लिए हमें हमेशा ना ही कहना चाहिए। कभी भी हमें जो है उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो सामान्य प्रक्रिया है। ये जो किशोरावस्था है यह जीवन का ऐसा अनोखा काल है जिसमें शारीरिक और मानसिक सक्रियता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इस वजह से क्या होते हैं, कई बार किशोर किशोरियां तनाव में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस उम्र में जो है हमें बिल्कुल भी भ्रमित या असुरक्षित महसूस नहीं करना है। जहाँ तक पॉसिबल हो तो हमें क्या करना है, अपने मित्रों से या फिर अपने परिवार वालों से जो है इस समय में बात करनी चाहिए। जो भी परिवर्तन आपके शरीर में हो रहे हैं उसको लेकर जो है हमें बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। और यदि कोई हमें इन ड्रग्स के सेवन के लिए कह रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसे तुरंत ना कर देंगे। क्यों कर देंगे बच्चों? क्योंकि जो ड्रग्स होती हैं ये क्या होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं जिनकी आदत पड़ जाती है, जिनकी लत पड़ जाती है। यदि हमने क्या किया, एक बार इनका सेवन कर लिया तो क्या होगा, बार बार जो है इनके सेवन की इच्छा होती है और धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। और स्वास्थ्य के साथ साथ ही ये क्या करते हैं, परिवार की खुशी भी बर्बाद कर देते हैं। बच्चों, आप समझ सकते हैं कि यदि परिवार का कोई व्यक्ति नशीली दवाइयों का सेवन कर रहा है, उसका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, तो क्या परिवार के अन्य लोग खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और इसके अलावा ये जो नशीली दवाइयाँ हैं, ये जो ड्रग्स हैं, ये बहुत महंगे भी होते हैं। तो परिवार को जो है आर्थिक हानि भी होती है। तो इसलिए हमें जो है इन सब से दूर रहना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा किशोर द्वारा गर्भ धारण। तो बच्चों, हमें पता है कि जो किशोरावस्था है इसमें बालक बालिकाएं जो होती हैं वो जनन की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि इस अवस्था में जो है गर्भ धारण हो सकता है। तो इसको लेकर जो है हमारे देश में कई कानून बनाए गए हैं, यानी कि किस उम्र में जो है लड़के और लड़कियों का विवाह करना चाहिए। तो बच्चों, हमारा देश जो है उसमें विवाह की कानूनन आयु जो है वो क्या रखी गई है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए कितनी है, 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो बच्चों, हमारे देश में बाल विवाह जो है वो बहुत अधिक होते हैं। तो इस बाल विवाह को रोकने के लिए भी जो है कानून बनाया गया है। तो बाल विवाह क्या हो रहा है कि उसमें छोटे बच्चों की शादियां की जाती है, जिससे क्या हो रहा है कि लड़कियां जो है वो जल्दी से गर्भ धारण कर लेती है, कम उम्र में वो माँ बन जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, उन लड़कियों का स्वास्थ्य जो है वो खराब होता है। क्यों होता है? क्योंकि कम उम्र में विवाह से क्या हो रहा है, या मातृत्व के कारण जो माँ है या फिर जो संतान है, दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि वो लड़की अभी क्या है, छोटी है और वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या हो रहा है, उसका शरीर भी जो है अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, माँ और जो बच्चा है दोनों को ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो टीन आयु होती है उसमें क्या होती है, टीन एज जो है उसमें लड़कियां या फिर जो माँ है वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है, यानी कि वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से जो है इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बाल विवाह का जो है विरोध करना है। और जो सही उम्र है, यानी कि कौन सी, लड़कियों के लिए कितनी है, 18 वर्ष और लड़कों के लिए जो है 21 वर्ष निर्धारित है। तो यही आयु सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इस उम्र में जो है लड़के लड़कियां शारीरिक और मानसिक रूप से जो है परिपक्व हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक पूरा हो गया। इसके साथ साथ हमारा ये पार्ट जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट
हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।